स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन एंड गो टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे कंपोजिट ओवरलैप्ड प्रेशर वेसल के बारे में यानी कि COPV के बारे में। ये अभी बहुत हाई टॉपिक में बना हुआ है तो आइए इसे समझते हैं। तो समझिए ज़रूरत क्यों है इसका? तो ज़रूरत ये समझिए कि हम लोग को बहुत सारा ऑक्सिलरी टास्क करना होता है रॉकेट में। मतलब आप बोलते हो रॉकेट बना दिया, तो आपके दिमाग में जनरली क्या आएगा? एक इंजन होगा, एक फ्यूल टैंक होगा जिसमें ऑक्सीडाइज़र होगा और आपका फ्यूल होगा, ये 2 आप पुट करोगे, ये कोर है। लेकिन इसके साथ भी बहुत सारी चीज़ ऐड करना पड़ता है। तो जैसे कि सिंपल एग्ज़ाम्पल देते हैं, रॉकेट इंजन बस आप ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसको स्पूल अप करना पड़ता है। यानी कि उसमें जो टरबाइन्स हैं, अगर टरबाइन पे डायरेक्ट लिक्विड मारे, तो लिक्विड फँस सकता है, मतलब कि वो लॉक भी हो सकता है। और उसको बहुत हाई आरपीएम पे घूमना होता है। तो तुरंत बस आपसे नहीं करते, उसे प्री स्पिन करना पड़ता है, वो एक तिगड़म वाला चीज़ है। और जब बंद करना है, खासतौर पे जो इंजन्स को ऐसा बनाया जाता है जिसे रीस्टार्ट कर सकें, पूरा आपको इंजन फ्लश करना होता है कि वहाँ पे कुछ भी लिक्विड प्रोपेलेंट तो किसी भी हालत में नहीं रहे, उससे बहुत सारा खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए आप सुनते हो ना कि इंजन शट डाउन, ऐसा चीज़ नहीं कि बस फ्यूल बंद कर दो, शट डाउन हो गया, ना। आपको बंद करना है, वेट करना है, उसे फ्लश कर देना है, तब जाके वो नॉन सेफ स्टेट में जाएगा। नहीं करते हैं तो रॉकेट बूम हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देखेंगे रोवर के लिए, क्यूरियोसिटी रोवर के लिए जो स्काई स्क्रीन लिया गया था, जैसे ही उसको लैंड किया ये डिस्कनेक्ट किए बोल्ट और वो सीधे बाहर फेंक दिए। क्यों फेंक दिए? पता था वो फूटना ही है उसको, क्योंकि उसमें शटडाउन सिस्टम नहीं था, शटडाउन लगा के करते हुए गया। तो ये समझना बहुत, रॉकेट इंजन ऐसे बस आप छोड़ नहीं सकते हो, बंद करने का सिस्टम होना चाहिए, तो फ्लश करना पड़ता है। और रीस्टार्ट करना चाहते हैं तब तो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सिस्टम। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। और जहाँ पे कई बार आप प्रेशर फेड इंजन्स होते हैं या प्रेशर फेड थ्रस्टर्स होते हैं, तो उसके लिए भी आपको प्रेशर रेगुलेशन चाहिए, ताकि आप टैंक में जितना प्रेशर उसको रेगुलेट कर सकें और उसके बेसिस पे आप थ्रस्ट पैदा कर सकें। तो ये सब थोड़ा चाहिए। अब रहा बात कि ये सब करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? जनरली इस्तेमाल करते हैं कोई चीज़ जो इनर्ट हो। इनर्ट इसलिए माँग रहे हैं क्योंकि जनरली जब भी आप हाइड्रोलिक इसका प्रोपेलेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये सब बड़ा रिएक्टिव होता है। तो ऑब्वियसली आप उसमें कोई ऐसा गैस नहीं डालना चाहोगे जो उसके साथ रिएक्ट कर जाए। जैसे हाइड्रोजन आप कभी भी नहीं डालना चाहोगे, क्योंकि वो रिएक्ट करता है बहुत सारी चीज़ों के साथ। तो आप कुछ ऐसा चाहोगे जो लोड नहीं लेता है, कि इट्स लाइक भई हमको कोई लेना-देना नहीं है, हम प्रेशर डालेंगे लेकिन लोड नहीं लेंगे। तो वैसा सबसे बेस्ट आपके पास 2 ही ऑप्शन आता है, उसमें आता है हीलियम और नाइट्रोजन। तो ये रहता है। और जनरली हम लोग वेरी लो ड्यू पॉइंट के पीछे भागते हैं। यानी कि जैसे अगर आप टैंक है, टैंक में आप चाहते हैं कि प्रेशर बना रहे, लेकिन टैंक में लिक्विड ऑक्सीजन भरा है या लिक्विड हाइड्रोजन भरा है, तो उसमें प्रेशर बनाने के लिए आपको कोई ऐसा गैस चाहिए जो लिक्विड हाइड्रोजन से कम टेम्परेचर पे भी लिक्विड ना बने। क्योंकि थोड़ा-सा मतलब एक्सपेंशन हो रहा है तो वहाँ पे कूलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो सिर्फ़ हीलियम सबसे बढ़िया से ये करता है। हीलियम को लिक्विड करना बहुत ही मुश्किल है। तो आप लिक्विड हाइड्रोजन भी रख दीजिए, आप आराम से उसे हीलियम से प्रेशराइज़ कर सकते हैं, नाइट्रोजन से नहीं कर सकते। जैसे ही नाइट्रोजन डालेंगे, वो बर्फ़ बन जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। बर्फ़ पहले तुरंत तो नहीं बनेगा, पहले वो लिक्विड बनेगा फिर बर्फ़ बनेगा। तो ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे पास रिक्वायरमेंट है। कुछ ऐसा डालो जो लोड ना ले, रिएक्ट नहीं करे तो ठीक है, इनर्ट होना चाहिए। कुछ ऐसा हो जो वेरी लो ड्यू पॉइंट हो, यानी कि उसको चिल करके गैस से लिक्विड लाना बहुत मुश्किल हो, कि रॉकेट में उप्स बस रॉकेट मतलब ऑर्बिट में था, धरती का शैडो में गया, वहाँ जम गया या उसमें लिक्विड बन गया गैस की जगह पे, वो नहीं होना चाहिए। ये सब चाहिए। और हम लोग को थोड़ा प्रेशर चाहिए। कितना प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं? जनरली आप एक्सपेक्ट करते हो 40 टू 50 बार चाहिए होता है इंजन सबको फ्लश करने के लिए, उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। स्पेसएक्स मुँह खोल के बता नहीं रहा और मैं ये डेटा दे रहा हूँ स्पेस शटल का, उनका डेटा अवेलेबल है। तो 40-50 बार्स जनरली एवरेज माना जाता है। और थोड़ा-सा आपको टैंक के लिए भी चाहिए। आजकल के टैंक्स में कई बार वो कोशिश की जाए ऑटोजेनस प्रेशराइज़ेशन, यानी कि जो इंजन से एग्ज़ॉस्ट निकल रहा है, उसको ठंडा करके डालो या इंजन से का जो गर्मी है उसका इस्तेमाल करके प्रोपेलेंट को थोड़ा-सा बॉयल कर दो और उससे प्रेशराइज़ करो। बड़े-बड़े टैंक के लिए बढ़िया सूट करता है, लेकिन छोटे वाले में आपको अभी भी प्रेशराइज़्ड गैस डालना पड़ेगा। तो वहाँ पे लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते, क्योंकि रॉकेट फट जाएगा ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया तो। टैंक भले आपका हो सकता है 300 पीएसआई या 300 बार्स, 600 बार, लेकिन वो पूरा टैंक को आप 600 बार नहीं करने वाले हो, तो और ऑब्वियसली कहाँ से उतना गैस आएगा। तो जनरली उस पे 2 बार्स, 3 बार्स, 5 बार्स, 15 बार्स तक रखा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा करेंगे तो वो बलून जैसा फूलने लगेगा। बहुत स्टार्टिंग में 1950s के आसपास में बलून रॉकेट्स बनाए जाते थे, यानी कि रॉकेट का स्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं होता था कि वो ठीक खुद को संभाल सके, तो उसमें प्रेशर डाल के बलून जैसा फुलाए रखा रहता। अगर प्रेशर फेल हुआ, जो कि आप बहुत पुराना फुटेज देखिएगा, यूएस रॉकेट का, रॉकेट ऐसे ही मतलब वो इसलिए कि प्रेशर लीक कर गया, कोलैप्स कर गया रॉकेट। तो वो सब ना हो, इस सब के लिए प्रेशर का बहुत ज़रूरत पड़ता है। अब ज़रूरत नहीं है उतना, अब रॉकेट मतलब इतना स्ट्रॉन्ग हमारा एलॉय बन गया, लेकिन पहले नहीं था।
तो वही है और हम लोग को बहुत गैस स्टोर करना पड़ता है क्योंकि ये 40 बार 50 बार बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन रहा बात की ये आपको 8 मिनट या 20 मिनट या अगर इंजन रिस्टार्ट बहुत बार आपको ये करना पड़ सकता है, तो आपका जो स्टोरेज है जहाँ से आप ये गैस निकाल रहे हो वो बहुत ज़्यादा गैस चाहिए उसमें। ये अब बहुत ज़्यादा गैस आप कैसे ठूँसोगे? बहुत ज़्यादा प्रेशर करके। तो यही चाहिए। तो यहाँ पे आप कितना प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ अति बम-बम प्रेशर के बारे में बात हो रहा है। 300 बार्स से लेके जो आपका सीएनजी तक में जाता है, उससे ऊपर चले जाएँ 700 बार जो हाइड्रोजन टैंक सब में ट्राई किया जाता है और पीएसआई में अगर आप कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 4000 से 10,000 पीएसआई तक जाते हैं और ये समझना बोलते हैं उससे ऊपर भी जा सकते हैं। तो इस पे नासा बहुत मेहनत किया था स्पेस शटल के लिए। आपका मतलब जनरली एक मेटल लाइनर होता है क्योंकि गैस जो है ना, खासतौर पे हीलियम और हाइड्रोजन ये आर-पार चला जाता है चीज़ों के। तो आपका सीधे अगर कंपोजिट रैप करते हो, रैप के ऐसे-ऐसे आर-पार करके निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं, लीक कर जाएगा। तो इसीलिए उसमें मेटल लाइनर रहता है ब्लैडर के तौर पे और उसके ऊपर आप स्ट्रक्चर देते हो रैप करके, कार्बन फाइबर से, केवलार से, वो डिपेंड किया जाता है। तो ज़रूरत वही है, हम लोग को बहुत सारा ऑक्सिलरी काम करना, चाहे थ्रस्टर्स को फायरिंग करना हो, इंजन को सेफ शट डाउन करना हो, टैंक्स को प्रेशराइज़ करना हो, बहुत सारा चीज़ चाहिए और आपको बहुत देर तक ये करना पड़ सकता है। तो जो स्टोरेज टैंक है, जो मता का प्रेशर रखेगा, वो बहुत बम-बम होना चाहिए ताकि वो आराम से सँभाल सके और इसको हल्का भी करना है क्योंकि रॉकेट में डालना है। जैसे कि स्पेस शटल में बहुत सारे भरे गए थे, मतलब ठूँस-ठूँस के भर दिया गया था, इसीलिए वही दिखा रहे हैं। उसके लिए जो बनाया ऑल कंपोजिट लाइनरलेस क्रायोजेनिक टैंक, ये बहुत हाई लेवल का डेवलपमेंट था। नासा ने इसको डेवलप किया और उसके बाद इंडस्ट्री को शेयर कर दिया। अब बात करते हैं कंपोजिट ओवरलैप प्रेशर वेसल, जिसके बारे में मेन कॉन्सेप्ट हो रहा है। तो ये समझिए हम लोग स्टार्ट किए हैं 1930 से। V2 रॉकेट में भी एक प्रेशराइजेशन का टैंक था, लेकिन वो मतलब पहली बार स्टील का टैंक था तो बहुत भारी था, लेकिन काम कर रहा था। गाड़ी वहां से हम लोगों ने खोला V2 रॉकेट से लेकर शुरू के कुछ रॉकेट में। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि स्टील से काम नहीं चलेगा, आ गए हम लोग एल्यूमिनियम पे। और ये समझना बहुत जरूरी है, शुरू शुरू में एल्यूमिनियम हमें पता था, लेकिन एल्यूमिनियम को रिफाइन करने की टेक्नोलॉजी नहीं अच्छी थी। रिफाइन करने के बाद उसके एलॉय बनाने में बहुत टाइम लगा कि ठीक है, रिफाइन कर लिए, एल्यूमिनियम आ गया, ठीक है। एल्युमिनियम में एलॉय कैसे करो, जैसे कि लिथियम एल्युमिनियम एलॉय तुरंत नहीं डेवलप हुआ था, बहुत टाइम लगा। तो एल्युमिनियम 6061 एल्युमिनियम जो है ये आपका 1950 से 1970s में स्पेस एज के ईरा में इसे काफ़ी इस्तेमाल किया गया है। फिर धीरे धीरे और डेवलपमेंट हुआ, फिर टाइटेनियम में लोग थोड़ा ट्राई मारे। टाइटेनियम एल्युमिनियम के साथ में ही चला, लेकिन उतना पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि बहुत महंगा है टाइटेनियम। और टाइटेनियम महंगा ऐसा नहीं है कि सिर्फ मटेरियल महंगा है, उसको प्रोसेस करना बहुत दिक्कत करता है, यानी कि उसको वेल्ड करने के लिए बहुत फचांग लगता है। तो टाइटेनियम 1960 से 80s तक में यूज़ हुआ और इसे अपोलो में दबा के यूज़ किया गया था। और फिर आपका आता है COPV, यानी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये इसका टाइप 2 और टाइप 3 जो है, ये मार्केट में आया है 1970 से 1990s तक में। तो टाइप 2 और टाइप 3 जो आप देख रहे हैं, ये है, इसका सबसे बड़ा बात होता है कि उस टाइम में कार्बन फाइबर जो आप कहते हैं, वो उतना डेवलप नहीं था। तो उस टाइम में लोग केवलार से कर रहे थे, केवलार की टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी थी, तो केवलार रैपिंग से गाड़ी चलाया जा रहा था। और ये आप देख सकते हैं कि ऐसे मतलब आपका एक टैंक है, टैंक को आप स्पिन कर रहे हैं, उसके ऊपर ये आप ये कर रहे हैं, फाइबर से बांध रहे हैं। और फाइबर कुछ भी हो सकता है, कार्बन फाइबर भी हो सकता है, केवलार भी हो सकता है, ग्लास फाइबर भी हो सकता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये सब आपका 1970 से गाड़ी खोल दी गई, स्पेस शटल के काफ़ी रिसर्च किया गया और वो सारी टेक्नोलॉजी अभी मतलब कॉमन सिविलियन एप्लीकेशन में यूज़ होने लगा है। जैसे कि आपका स्कूबा टैंक्स में भी यही सब यूज़ होते हैं, बहुत सारे मेडिकल टैंक्स में भी यही सब इस्तेमाल करने लगे हैं। और रहा बात की लाइनर कैसे बनाते हैं, मतलब रैप बना दिया, रैप स्ट्रक्चर दे दे रहा है, लेकिन सर उसमें गैस फंसा रहे, कैसे करेंगे? उसके लिए आपका प्लास्टिक लाइनर कई बार इस्तेमाल किया जाता है। अगर मान लीजिए गैस का मॉलिक्यूल्स बड़े-बड़े नहीं है, जैसे आप ऑक्सीजन रखना चाहते हैं, उतना वो उसका मॉलिक्यूल काफ़ी बड़ा होता है, तो आर-पार नहीं चला जाएगा, प्लास्टिक सँभाल लेगा उसको, मतलब ब्लैडर, स्ट्रक्चर नहीं सँभालेगा, बस रोक देगा। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बोले, भैया हमको पीछे से कोई दबा रहा है, हम तुमको ऑक्सीजन को नहीं पार होने देंगे। तो वो सब प्लास्टिक लाइनर कर देते हैं। या अगर बहुत नौटंकी गैस है, जैसे कि आपका हाइड्रोजन है, तो उसके लिए थिन मेटल जनरली अभी भी प्रेफ़र किया जाता है और उसके बाद आप ये करेंगे, इसके ऊपर कार्बन फाइबर लगा देंगे। और ये सब का डेवलपमेंट हुआ है COPVs टाइप 4, ये 2000 से अभी तक चल रहा है। यानी कि अभी आप जितना भी स्पेसएक्स का रॉकेट खोल के देखेंगे, उसमें आपको जो भी COPV मिलेगा, और ये सारे रॉकेट में, इसरो का लेके किसी में भी देखिएगा, जनरली आपको टाइप 4 ही मिलेगा और यही अभी पूरा मार्केट में चल रहा है। हाँ, ये मैं एकदम क्लियर ना, मेटल लाइनर हो कि प्लास्टिक लाइनर हो, डिपेंड करता है एप्लीकेशन पे। एरोस्पेस वाले में जनरली में मेटल यूज़ किया जाता है और जहाँ पे पैसा बचाना रहता है, वहाँ पे प्लास्टिक वाले से काम चल जाता है। और इसमें कोशिश ये करना रहता है कि इसमें जो वाइंडिंग की जा रही है, कंटिन्यूअस फाइबर हो। ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें फाइबर का वो नहीं डाला जाता है, कपड़ा डालने, क्योंकि उसमें बहुत सारे कट्स होते हैं, कट नहीं होना चाहिए। एक पूरा लंबा लड़ी से आपको बांधना होता है। तो ये पूरा मशीन का सिस्टम इसीलिए किया जाता है। इसमें भी देख सकते हैं ग्लास फाइबर से बांध रहे हैं। अगर ये पूरा एक कंटिन्यूअस से नहीं बनाया जाए, उतना स्ट्रांग नहीं होता है। तब ये इतना कमज़ोर हो जाता है कि जितना आपका इपॉक्सी का स्ट्रेंथ है, जो इसको बांध रहा है, बाउंडिंग एजेंट है, उतना ही स्ट्रांग होगा। अगर आप एक कंटिन्यूअस पूरा लूप करते, तभी बोलता थारा भाई संभाल लेगा, तभी बोलता है हम हल्का भी रहेंगे, लोड भी ले लेंगे, टेंशन नहीं है।
तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसको बस ऐसे एक ठो लगा दिए, फिर काट के दूसरा ऐसे-ऐसे ना जी ना। स्टार्ट टू फिनिश कोशिश करना होता है कि पूरा कंटीन्यूअस स्ट्रैंड रहे। स्ट्रैंड में कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो कंपोजिट ओवरलैप प्रेशर वेसल ऐसे ही बनाया जाता है। और इसका टाइप 5 होता है जिसमें लाइनर की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपका कार्बन फाइबर का टेक्नोलॉजी इतना मैच्योर हो गया है, इपॉक्सी इतना रेज़िलिएंट हो गया है कि आपका गैस मॉलिक्यूल्स जैसे कि हाइड्रोजन भी आर-पार नहीं जा पाएगा, हीलियम भी नहीं जा पाएगा। वहाँ पे मतलब ऐसा नहीं कि बना नहीं सकते, बस पचांग बहुत होता है। तो अब बात करते हैं सेफ्टी के बारे में इसका। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसमें सेफगार्ड आप सिर्फ़ एक चीज़ का डाल सकते हैं, जिसे कहते हैं ओवर प्रेशर इवेंट। यानी कि मान लीजिए आपने टैंक बनाया, ठीक है? सीएनजी का टैंक आपने बना दिया, आपने इसको बोला कि भैया 300 बार्स का कर दो। ठीक है, बल्ले-बल्ले कोई बात नहीं है। तो उसमें बहुत सारे वाल्व्स लगाए जाएँगे और सारा वाल्व का एक काम है, 300 से ऊपर गए तुरंत डंप कर दो। फ़र्क नहीं पड़ता, तुरंत डंप करो। 300 से ऊपर इसको नहीं लोड होने देना चाहिए। तो उसे हम लोग कहते हैं प्रेशर रिलीफ वाल्व हो जाए। कुछ-कुछ डिज़ाइन में बर्स्ट डिस्क होता है, कुछ-कुछ डिज़ाइन में ऐसे प्लग होते हैं जो जैसे ही प्रेशर होगा वो करने लग जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी हो के ओवर प्रेशर आप नहीं करना चाहेंगे ये सब चीज़ को, क्योंकि इसमें बहुत एनर्जी, ये बेसिकली एक मिनिएचर बूम डिवाइस है। और ये इसका मिथबस्टर्स इसको वाटर टैंक जो है वो भी एक प्रेशर रेटेड वेसल है। उसका अगर सारा सेफ्टी सिस्टम आप बंद कर देते हैं और हीट करते रहते हैं, मिसाइल बन जाता है। और ये तो सीएनजी ये मिसाइल ही है, तो कोई डिस्कशन नहीं। और ये स्पेसएक्स का रॉकेट बूम हुआ है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कुछ भी होने पे इसमें ओवर प्रेशर अगर आप किए, काम खत्म। ओवर प्रेशर में ये पूरी तरह से अनसेफ हो जाता है। और तब गलती टैंक बनाने वाले की नहीं होगी, आपकी बोलेगा, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट होता है कि उसमें किसी भी हालत में ओवर प्रेशर नहीं होना चाहिए। आपने 700 बार्स के लिए बनाया है, 700 के एक स्टेप नीचे रोकिए। आप मतलब उसको 699 कीजिए, 700 मत कीजिए। या मतलब अगर 700 भी कर रहे हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 700 से एक ऊपर नहीं जाइए। जैसे ही एक ऊपर जाए वारंटी वाइड, उसके बाद वो बूम की तरह फट सकता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये समझिए, अगर कुछ ऐसा हुआ कि टैंक जो इंटेंडेड टारगेट है उससे पहले टूटा, तब तब कुछ नहीं कर सकते। ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस सिस्टम में कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं लगाई जा सकती कि जैसे मान लीजिए टैंक है, स्ट्रक्चर है, आपने इसको बनाया है 600 बार्स के लिए या 300 बार्स के लिए, और 300 बार से पहले ही क्रैक कर गया, अब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सारे सेफ्टी वाल्व आपके 300 तक जाने के लिए बनाया जाएगा ना, तो क्या करें? तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। इसका सबसे बड़ा पेन पॉइंट है, मतलब कि आपको ट्रस्ट पे चलना पड़ता है कि भैया कुछ भी हो, अपने जो रेटेड प्रेशर, जिसे सिस्टम प्रेशर कहते हैं, उससे पहले इसका कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब कि 300 बार्स पे आप इसे रख दीजिए 10 साल तक, इसका कुछ नहीं होना चाहिए मिनिमम। बाय द वे 10 साल की रेटिंग की जाती है मिनिमम। तो ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर सिस्टम में डिफेक्ट, जैसे मान लीजिए आप जब रैप कर रहे थे, रैप में कहीं धागा टूट गया, आपने तुरंत उसको पकड़ नहीं पाई, या जो मेटल का लाइनर था उसमें कहीं क्रैक था, या जैसे इस केस में हुआ था कि जब इसमें ठंडा ऑक्सीजन डाले तो एक जगह पे थोड़ा-सा वो फँस गया, क्या बोलते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन फँसा, और जैसे जो क्रायोजेनिक टेम्परेचर वहाँ वो क्रिस्टल बना के फैल गया। तो रैप के अंदर वो फैल गया, मतलब कि आपका मेटल लाइनर है, यहाँ पे आइस क्रिस्टल बन रहा है दूसरे गैसेस के, वो अंदर से फाड़ने लगा। जैसे ही वो फाड़ा, फाड़ दिया रॉकेट को। वो अब मैं समझ रहा हूँ, वो जो गैस का प्रेशर निकला वो इतना शॉक निकाला कि वो पूरा रॉकेट चीर देगा। वो रॉकेट चीर दिया, ये बूम हो गया। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर डिज़ाइन प्रेशर से पहले फेल होता है, आप कोई सिस्टम नहीं लगा सकते जो इसको सँभाल पाए। कुछ भी आप इसका नहीं कर सकते। कि अगर जैसे इसको आपको सर्टिफ़ाई कर दिया गया 300 बार्स, तो ऑब्वियसली आप 300 पे यूज़ करोगे। लेकिन 300 से पहले अगर ये क्रैक है, मान लीजिए 250 में ही क्रैक कर गया किसी कारण से, जैसे इस केस में मतलब ये आइस क्रिस्टल का फॉर्मेशन से लैटिस के अंदर आइस क्रिस्टल फॉर्मेट हो गया, वो फाड़ दिया अंदर से, कुछ नहीं कर सकते थे। तो वही समझिए। तो इसमें हम लोग सिर्फ़ एक चीज़ पे ध्यान देते हैं, टेस्टिंग करो, मतलब कि, और कई बार अगर बहुत सारे टैंक्स आपको लेने और बहुत हाई प्रायोरिटी है, तो उसमें से एक दो ठो को रैंडमली लेके फोड़ दिया जाएगा। यानी कि लेंगे, उसे डिस्ट्रक्टिवली टेस्ट करेंगे, क्या ये उतना भरोसेमंद है कि नहीं, तब जाके आप इसको अप्रूव करेंगे। और फेथफुल मैन्युफैक्चरिंग, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कंपनी को पूरा पता होना चाहिए। मतलब आप बना आप रहे हो, लेकिन हमको पूरा डिटेल चाहिए कि आप कैसे बना रहे हो, आपका रैप कौन प्रोवाइड कर रहा है। और ये सब नासा जैसे अगर खरीदता है किसी से, तो उसे पूरा लेगा, सर आपका फाइबर कौन प्रोवाइड कर रहा है, फाइबर कौन बना रहा है, फाइबर का क्वालिटी कंट्रोल कौन कर रहा है, इपॉक्सी आप ले रहे हो किससे ले रहे हो, उसके क्या कंपोजिशन है, तभी वो कंप्यूटर में मॉडल कर पाएंगे, तभी उस पर आप वो भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि समझना बहुत जरूरी है, अगर सिस्टम प्रेशर से पहले फेल हुआ, कोई तरीका नहीं है इसको संभालने का। इस केस में तो चलिए वो उनको समझ में आया कि भैया लिक्विड, हम मतलब ये वाला सिस्टम फॉल्ट हो सकता है, उसको कैसे सील करें ताकि वहाँ पे लिक्विड ट्रैप होने का इश्यू ना रहे, और लिक्विड ट्रैप नहीं होगा तो क्रिस्टल नहीं बने, क्रिस्टल नहीं बनेगा तो दिक्कत नहीं होगा। तो वो सॉल्व कर लिया गया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसका सेफ्टी बहुत भरोसे पे चलता है। मतलब ये नहीं है कि अरे कुछ होगा तो संभाल लेंगे, ना जी ना, ये रॉकेट इंजन नहीं है कि अच्छा अब गड़बड़ हो गया तो बंद कर दो, देयर इज़ नो शट डाउन। गड़बड़ हुआ तो गया आपका रॉकेट।
तो अब बात करते हैं इसका मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। तो मैन्युफैक्चरिंग में ये समझिए कि जो ऑब्वियसली मेटल लाइनर इस्तेमाल करना है ताकि वो गैस इम्परमिएबल रहे, यानी गैस उसके आर-पार ना लीक कर जाए। तो उसको करने के लिए जनरली ये सब जो आप ट्यूब देखते हैं, वेल्डिंग नहीं होती है सब ट्यूब की। जैसे कि सस्ता वाले में आप 2 हेमिस्फीयर रहेगा, उसको ऐसे लेके वेल्ड कर देंगे, जो आप लोग एलपीजी सिलेंडर में देखते हैं। ये सब में वैसा नहीं करते हैं। ये सब में जनरली होता है डीप ड्रॉन, मतलब कि एक शीट रहेगा, उसको थोड़ा-सा लंबा करेंगे, थोड़ा और लंबा करेंगे, कटोरी बनेगा पहले, फिर कटोरी से और लंबा कटोरी, फिर थोड़ा-सा गिलास बनेगा, फिर और लंबा गिलास बनेगा, ऐसे-ऐसे इतना तक कर देते हैं। अब रहा बात, वो इसलिए करते हैं कि वेल्ड फ्री टैंक होना चाहिए, क्योंकि वेल्डिंग ही सबसे कमज़ोर जगह है। और अगर आपका डीप ड्रॉन ढंग तरीके से किया जा रहा है, तो मेटल एकदम स्मूथ, स्टेबल, विदाउट कॉर्नर रहेगा, यानी कि वो बहुत अच्छा ब्लैडर है, कम वजन में काफ़ी अच्छा सीलिंग परफॉर्मेंस देगा। और उसको टेस्ट किया जाएगा, यानी कि बस इसको बना लिया, अब इसे मशीन में रैप करो, वैसे नहीं होगा। सस्ते वाले में होगा, एरोस्पेस में नहीं होगा। एरोस्पेस में ये सारे स्टॉक जो है, इसको ले जाके अल्ट्रासाउंड से या एक्सरे से, जनरली अल्ट्रासाउंड से करते हैं, सस्ता रहता है। अल्ट्रासाउंड से पूरा स्कैन किया जाएगा कहीं कि क्रैक तो नहीं बन गया है। जब वो कंफर्म होगा, तब जाके आप इसे ले जाएंगे एक चेंबर में, जो होगा जनरली टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल होगा, और वहां पे आप इस पे आप फाइबर रैपिंग करेंगे। ये जो होते हैं फाइबर आप रैप करोगे, ये आपको ऐसा बनाना है, वेल्ड नहीं होना चाहिए, और इसकी टेस्टिंग करके डालनी है कि, क्योंकि अगर इसमें क्रैक रहा, फाइबर बोलेगा भाई हम क्या करें। फाइबर अस्यूम कर रहा है कि ये एक तौर का बफर है, लोड को बफर कर रहा है, लोड को फैला दे रहा है। लोड संभालने का काम इसका है, लेकिन इसको लोड शार्प जगह पे नहीं चाहिए। क्रैक जहाँ होगा वो शार्प जगह पर जाएगा, वहां से चीर मतलब जो स्ट्रैंड्स है टक 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 करके टूटेगा, कबूम हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और फाइबर को कंटिन्यूअसली, इसीलिए ये सारे मशीन का दाम बहुत ज्यादा आता है। बाय द वे मशीन महंगा नहीं है, लेकिन आपको फाइबर का भी ट्विस्ट नहीं करना है बहुत ज्यादा। और मतलब आधा से ज्यादा इंजीनियरिंग लगती है इसका जी कोड लिखने में, कि वो कैसे रैप करें। और इसका वही बोल रहा है, जो हेड है, जहाँ से आप वाल्व निकाल रहे हैं, वहाँ पे भी ऑब्वियसली ड्रिल नहीं करना है इसमें, आपको वेल्डिंग भी नहीं करना है। अगर आपको इसके मान लीजिए इसके ये चाहिए, आपको एंकर्स चाहिए कहीं पे लगाने के लिए, वो इसके डिज़ाइन में इस लेवल पे आपको रखना पड़ेगा। कुछ-कुछ केसेस में वहाँ इपॉक्सी करके ये कर देते हैं। मेटल का आईलिड्स लगा देते हैं, फिर उसके बाद रैपिंग कंप्यूटर बोल दिया जाता है, रैप करो ताकि ये पूरी तरह से इंटैक्ट हो जाए। तो वो थोड़ा फचांग लगता है, और सारे स्टेप्स जो हैं डॉक्यूमेंट करना होता है क्वालिटी कंट्रोल के लिए। यानी कि अगर अभी जैसे स्पेसएक्स अभी तुरंत फ़ोन घुमा रहा होगा, भैया ये क्या बात हो रही है, फट क्यों रहा है तुम्हारा? तो भैया उसका पूरा, अब स्पेसएक्स वाले में बात ये भी आ रहा है कि वो प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किए, यानी ये सब जो आप बनाते हो, और खासतौर पे एरोस्पेस में बना रहे हो और इसे बहुत ज़्यादा लोड करोगे, तो कंपनी से निकलने के बाद इसका पूरा ध्यान देखना होता है। गिरा नहीं सकते, पटक नहीं सकते, फोर्कलिफ्ट से लेके हुडुक नहीं कर सकते, वो सब करेंगे ये कमज़ोर हो जाएगा। कमज़ोर हो गया, भगवान भरोसे हो जाएगा। तो ये समझ में, इम्पैक्ट के मामले में ये सब बहुत कमज़ोर होता है। कार्बन फाइबर को छोड़ के कई बार लोग केवलार इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि केवलार इम्पैक्ट थोड़ा बर्दाश्त कर पाता है। ये इम्पैक्ट नहीं बर्दाश्त करता, मतलब कि आप ला रहे हैं फोर्कलिफ्ट से, थोड़ा-सा खरोंच दिए या थोड़ा-सा भिड़ा उड़ा दिए, ये भगवान भरोसे हो जाता है। ये थोड़ा-सा इसका है, इसीलिए बीच-बीच में ले लेके इसको डिस्ट्रक्टिवली टेस्ट किया जाता है। और टेस्ट करने में अगर वो रैंडम तरीके से फट रहा है, सही है। एक ही जगह से फट रहा है बार-बार, जैसे मान लीजिए आपका वो जहाँ पे आपका नेक है, वो नेक से ही फटा है, यानी नेक ठीक से नहीं बना है इस स्टेज में, तो वो सब टेस्टिंग की जाती है। तो मैन्युफैक्चरिंग समझना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा टाइम लगता है, बहुत डेडिकेटेड मशीन्स लगते हैं ताकि वो उतना रैप कर सके बिना दिक्कत के, और क्वालिटी कंट्रोल तगड़ा होना चाहिए, ताकि तुरंत फ़ोन उठाया जाए और तुरंत बताए कहाँ पे धांधली हुआ है। अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो भविष्य में सबसे बड़ा बात है कि स्पेसएक्स को हीलियम को तो त्यागना ही पड़ेगा। हीलियम बढ़िया गैस है, लेकिन उसे त्यागना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हीलियम नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि स्पेसएक्स जितना ज़्यादा उड़ना चाहेगा, हीलियम का दाम उतना बढ़ते चला जाएगा। और हीलियम का बहुत सारा अच्छा रिक्वायरमेंट है, जो कि मैं चाहूँगा कि वहाँ जाए हीलियम, ना कि स्पेस में चला जाए। जैसे कि सबसे बढ़िया एग्ज़ाम्पल जो आप सभी लोग इस्तेमाल करेंगे एक ना एक बार लाइफ़ में, 99% चांस है, एमआरआई मशीन, उसमें हीलियम लगता है। वो ज़्यादा ज़रूरी है देश के लिए, ना कि भई आपका रॉकेट। तो वहाँ पे स्पेसएक्स को बनाओ। स्पेसएक्स में आप देखिए कई बार बोलते हैं ना हीलियम है, और कई बार बोलते हैं नाइट्रोजन है। बात है उनको भी समझ में आएगा, अगर वो सही में लॉन्च करना चाहते हैं दिन में 4-5 बार रॉकेट, या पर दिन 1 बार भी करना, तो हीलियम नहीं अफ़ोर्ड कर पाएँगे। क्योंकि हीलियम का दाम जो अभी है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है करंट कंज़म्पशन से। जैसे ही अगर कंज़म्पशन आप बढ़ाएँगे, तुरंत सरकार बोलेगी नहीं सर जी, दाम बढ़ाओ, हम नहीं दे सकते आपको इतना। क्योंकि वो बोले ना एमआरआई रख के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो हीलियम को आपको थोड़ा त्यागना पड़ेगा, धीरे-धीरे नाइट्रोजन में आना पड़ेगा। तो क्या बात नाइट्रोजन से काम हो सकता है? आराम से हो सकता है, और चूँकि ये लिक्विड हाइड्रोजन नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, नाइट्रोजन जो फ्रीज़ कर जाएगा या लिक्विफ़ाई होगा, वो टेंशन खत्म हो जाता है। और उसको थोड़ा-सा हीट करना पड़ सकता है, जो कि हीट एक्सचेंजर, इंजन का हीट एक्सचेंजर से थोड़ा-सा गर्मी डाल सकते हैं ताकि थोड़ा बम-बम रहे, लेकिन मैनेज हो जाएगा। आइडियली अगर ये स्टारशिप के सपने देख रहे हैं कि भैया हम 1000 मॉडल बनाएँगे, 1000 पीस बनाएँगे साल में, और मतलब ऑलमोस्ट दिन में 2-3 लॉन्च करेंगे, हीलियम पे तो नहीं कर सकते, हीलियम ही खत्म हो जाएगा उतना अगर ट्राई किए तो। तो नाइट्रोजन में इनको आना ही, आज नहीं तो कल आना ही, और आधा से ज़्यादा चीज़ में ये हीलियम छोड़ के नाइट्रोजन में घुस चुका है, लेकिन अभी पूरा नहीं स्विच ओवर हुआ है।
और वही समझिए, और अभी पूरा इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा है कि हम लोग यहाँ तक तो आ गए, मेटल लाइनर पे ये बना लिए, बल्ले-बल्ले हो गया है। लेकिन अब फाइनल सपना है सबका कि टाइप 5 सीओपी में जाओ। टाइप 5 होगा कि जहाँ पे कार्बन फाइबर, और क्या है? कुछ नहीं सर। कार्बन फाइबर मतलब काम खत्म। कार्बन फाइबर से आपने पूरा रैप बना जो बिग ये स्टारशिप का जो इंटरप्लैनेटरी रॉकेट बनाना चाह रहे थे, बिग फाल्कन रॉकेट जो शुरू-शुरू का डिज़ाइन था, स्टारशिप नहीं, उससे पहले जो डिज़ाइन था, उसमें वो वही करना चाह रहे थे, बिना लाइनर के उसमें लिक्विड क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट डालने का। क्या ये पॉसिबल है? रॉकेट लैब क कर रहा है न्यूट्रॉन के लिए, पॉसिबल है, और बोले स्पेस एक्स से को भी बहुत फ़ायदा है, रॉकेट लैब को भी फ़ायदा है कि नासा ने ये सारी टेक्नोलॉजी प्राइवेट इंडस्ट्री सेक्टर को दे दिया है। आप आराम से बना सकते हैं। क्योंकि मतलब स्पेस शटल के लिए बहुत डेवलपमेंट हुआ था। वो सारा डेवलपमेंट खुला मार्केट में है। आप मतलब कोई भी वो पेपर पढ़ के समझ सकता है कि अच्छा क्या करने से क्या दिक्कत, बहुत डिटेल रिसर्च अवेलेबल है। तो आप बना सकते हैं उससे। तो वही फाइनल टारगेट है कि भैया वो मेटल लेयर को हटाओ और टाइप 5 सीओपी में आ जाओ, और 100% फाइबर रैप है जिसमें ना मेटल रहेगा ना प्लास्टिक रहेगा, वो बल्ले-बल्ले है। लेकिन अभी एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे-जैसे स्केल आप बढ़ाएँगे, टेस्टिंग उसी के हिसाब से बेटर करते जाना है, क्योंकि ये सब भगवान भरोसे चल रहा है। अभी जो सिस्टम है, जैसे स्पेसएक्स वाले में यही बार-बार आ रहा है कि शायद ये लोग की बेवकूफ़ी में ये बूम हो गया है कि जो कंपनी बना रही है, आपने इतने सारे पीस लिए, फटा नहीं है, तो कैसे फट रहा है इसमें? चांसेस वही है कि या तो कोई डिफेक्ट हो सकता है जो बाद में पता चलेगा, या कि सही में जब उसका हैंडलिंग किया जाता है और कहीं भिड़ा दिया। और ये सब बोला, कार्बन फाइबर में स्ट्रेंथ बहुत आता है लेकिन फ्रैजाइल बहुत होता है। गिरा नहीं सकते, पड़ा नहीं सकते, उसमें कस के डेंट पड़ गया, काम खत्म। तो वही है। इसीलिए अगर जो हाइड्रोजन पे जो लोग फूँकना चाहते हैं, उनको भी वही दिक्कत है कि हाइड्रोजन के लिए अगर आपको कार्बन फाइबर इस्तेमाल करना पड़ रहा है, दाम बहुत ज़्यादा आएगा। मतलब टोयोटा का कभी देखिए कितना आई थिंक ऑलमोस्ट 2 इंच थिक उनको कार्बन फाइबर लगाना पड़ रहा था ताकि वो 600 बार सँभाल सकें। दाम के बारे में क्या ही बात करें। तो यही हम लोग चाह रहे हैं कि पहली बात, रॉकेट्स की इंडस्ट्री से हीलियम को त्यागना है, नाइट्रोजन में आना है, नहीं तो अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे। जितना सपना देख रहे हैं उस हिसाब से, वो नहीं कर पाएँगे। दूसरा, नाइट्रोजन ऑलमोस्ट सब चीज़ कर देगा, अगर आपका गैस उतना ठंडा नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे अगर आप लिक्विड ऑक्सीजन और ये इस्तेमाल कर रहे हैं, केरोसिन कर रहे हैं तो कोई टेंशन ही नहीं है। लिक्विड ऑक्सीजन और मीथेन कर रहे हैं, तो भी कोई उतना दिक्कत नहीं है। थोड़ा-सा हीट आपको डालना पड़ेगा जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, और सबका मेहनत हो रहा है कि भैया शांति से टाइप 5 में चले जाओ, और होपफुली हम लोग बेटर टेस्टिंग मेथोडोलॉजी बना सकें, क्योंकि ये बहुत नाज़ुक है। मतलब कि जितना हम सपने देख रहे हैं उस हिसाब से ये नाज़ुक बहुत है। मतलब ये बताता भी नहीं है, फेल होने से पहले बस बूम हो जाता है, और ये बूम होता है तो रॉकेट, कोई ऐसा रॉकेट नहीं बना सकते आप जो ये बूम होगा हम सँभाल लेंगे। इंजन आउट आप सँभाल सकते हैं, इंजन फट भी जाए आप सँभाल लेंगे। ये फटेगा तो रॉकेट फट जाएगा। तो वही उसी पे सारा काम किया जा रहा है। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन कम ये प्रेशर वेसल के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें तो उसे शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चले कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।